हाय, मैं लॉरा हूँ। मैं 27 साल का हूँ और जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, मेरे पास बताने के लिए एक कहानी है। लेकिन इससे पहले कि मैं विस्तार में जाऊं, मैं आपको इस कहानी के मुख्य पात्रों से परिचित कराता हूँ। सबसे पहले गैब्रियल है। वह मेरा प्रेमी है, एक अविश्वसनीय रूप से प्यारा और देखभाल करने वाला लड़का। हम 2 साल से रिश्ते में हैं और हालांकि हम कभी कभी किसी भी जोड़े की तरह बहस करते हैं, सामान्य तौर पर हम बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। गैब्रियल एक मुस्कान वाला व्यक्ति है जो पूरे कमरे को रोशन कर सकता है और उसकी हंसी संक्रामक है। वह एक अच्छा लड़का है और यही मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। फिर मातेओ मेरा भतीजा है। वह 18 साल का है और एक बुद्धिमान और ऊर्जावान युवक है। उनकी माँ मेरी बहन का 1 साल पहले निधन हो गया था और तब से वह मेरे साथ ही रहती हैं। मैंने उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी ली है और जब यह कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है तो मैं उसके लिए सबसे अच्छा चाहता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि उनका और मेरा जीवन कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक ऐसे मोड़ में जिसे मैंने आते हुए भी नहीं देखा था। गैब्रियल और मैंने अपने रिश्ते को किसी भी नए जोड़े के उत्साह के साथ शुरू किया। सब कुछ रोमांचक था, आश्चर्य और रोमांच से भरा था। हम प्यार में पागल हो गए और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे कुछ और मायने नहीं रखता था। लेकिन समय के साथ, जैसा कि अक्सर किसी भी रिश्ते में होता है, नवीनता फीकी पड़ने लगी। जुनून आराम में बदल गया और प्रारंभिक चिंगारी खत्म होने लगी। मुझे गलत मत समझो, गैब्रियल अभी भी अद्भुत है और मैं उसे अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ, लेकिन हमें लगा जैसे कुछ गायब था। वह प्रारंभिक भावना अब इतनी तीव्र नहीं थी। हम दोनों ने बहुत काम किया और हमारा जीवन नियमित हो गया था। दूसरी ओर मैथ्यू ऊर्जा और मस्ती का एक निरंतर स्रोत था। अपनी युवावस्था के बावजूद उन्होंने मेरे साथ एक विशेष संबंध साझा किया। हम एक साथ हंसे, रहस्यों को साझा किया और गहरी बातचीत की। गैब्रियल को अक्सर काम के लिए यात्रा करनी पड़ती थी और उन अनुपस्थिति के दौरान मेटियो और मैं एक साथ समय बिताते थे। ऐसा लगता था जैसे उसने एक शून्य को भर दिया जिसे मैं जानता भी नहीं था। यह उन क्षणों में से एक था जब हम अकेले रह गए थे कि कुछ और होने लगा। मुझे एक चिंगारी महसूस हुई, एक विशेष कनेक्शन जो एक चाची और भतीजे होने से परे था। मैंने देखा कि मातेओं ने भी मुझे जिस तरह से देखा, उस तीव्र और गहरी नज़र के साथ जो मुझसे कुछ मांगना चाहता था, उसी तरह महसूस करता था। उस पल के बाद जब मैंने मातेओं की नज़र को देखा तो चीज़ें बदलने लगीं। हर बार जब गैब्रियल काम पर जाता था और हम अकेले घर पर होते थे तो माहौल अधिक तनावपूर्ण हो जाता था। कुछ ऐसा होता था जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता था। मैथ्यू अधिक चौकस और सुलभ हो गया। हर बार जब मैं कुछ उठाने के लिए नीचे झुका या मुड़ा तो मुझे लगा कि उसकी नज़र मुझ पर टिकी हुई है। यह एक डराने वाला एहसास था। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ रही थी और जिस बात ने मुझे और भी अधिक परेशान किया वह यह था कि मुझे अपनी नज़र उससे दूर करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। ऐसा लगता था कि हर बातचीत में एक अलग बारीकियां थीं। हम पहले की तरह हंसते थे, लेकिन अब हंसी एक छिपे हुए अर्थ से भरी हुई थी, एक कनेक्शन जिसे हम में से किसी ने भी खुले तौर पर तलाशने की हिम्मत नहीं की। सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि मैथ्यू अब एक बच्चे की तरह नहीं, बल्कि एक आदमी की तरह दिखता था। उसकी आवाज़ में एक गहरा स्वर था, उसका शरीर अधिक परिभाषित लग रहा था और उसकी आंखें इच्छा से भरी थीं। यह इस पर कैसे आया? मैं अपने भतीजे के लिए इस निषिद्ध आकर्षण का अनुभव कैसे कर सकता हूँ? हम 2 चुंबकों की तरह करीब और दूर चले गए, जो एक दूसरे को आकर्षित करते थे लेकिन अपरिहार्य टकराव से डरते थे। हमने छिपाने की कोशिश की कि क्या हो रहा था, यह जानते हुए कि यह हर तरह से गलत था। कभी कभी हमारी बातचीत अजीब हो जाती थी, हमारी चुप्पी अजीब हो जाती थी। तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कभी कभी हमारे आकस्मिक स्पर्श अधिक अंतरंग हो जाते थे, एक स्पर्श जो आवश्यकता से थोड़ा अधिक समय तक रहता था, एक आलिंगन जो जितना होना चाहिए था उससे अधिक समय तक रहता था। हम जानते थे कि हम आग से खेल रहे थे, कि यह गुप्त खेल हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, लेकिन आकर्षण अनूठा था। जब गैब्रियल काम पर गया और माटेओ और मैं अकेले घर पर थे तो तनाव बढ़ गया। हर पल हमारे क्षणों के उमड़ने का अवसर बन गया। यहाँ तक कि जब मैंने जो हो रहा था उसे अनदेखा करने की कोशिश की तो मैंने लगातार उसकी आंखों को मुझ पर महसूस किया।
जिन चीज़ों ने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया, उनमें से एक मेरी नींद में देखे जाने की भावना थी। शाम को जब मैं बिस्तर पर गया तो मैंने उस तीव्र नज़र को महसूस किया जो मेरे कमरे में भी मेरा पीछा कर रहा था। यह कैसे संभव हो सकता है? जब मैं सो रहा था तो क्या मेरे भतीजे ने मुझे देखा? और फिर एक समय था जो घर में पहले और बाद में चिह्नित था। वह स्नान में थी, बाहरी दुनिया से बेखबर, जब अचानक पर्दा वापस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं जम गया और मैथ्यू था। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी, जैसे कि वह दुर्घटना से प्रवेश कर गया था। मुझे खेद है लॉरा, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ थे, उसने जल्दी से कहा, पीछे खींचते हुए, और उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे बताता था कि यह एक दुर्घटना नहीं थी। यह गुप्त रूप से सही समय पर किया जाना था, और इससे केवल हमारे बीच तनाव बढ़ गया। हर बार जब मैं मातेओ से बात करता था तो उसकी आंखें मुझे देखती रहती थीं। और यह सिर्फ एक नज़र नहीं थी, यह इच्छा से भरा एक रूप था। एक ऐसा रूप जिसने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं अंदर से जल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों को कुछ पता था जिसे मैं खुद अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। मार्टेओ ने मुझसे बात करने में अधिक से अधिक समय बिताया। हमारी बातचीत अधिक से अधिक अंतरंग हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानता था कि मुझे बंदी बनाए रखने के लिए क्या कहना है। मैथ्यू के लिए मेरी भावनाएं अधिक से अधिक भ्रमित हो रही थीं। एक तरफ, और मेरा भतीजा होने के बावजूद मुझे उसके प्रति एक आकर्षण महसूस हुआ, एक इच्छा जिसने मुझे भस्म कर दिया। दूसरी ओर मेरा प्रेमी गैब्रियल था, जिसके लिए मैं कभी बेवफा नहीं था। कभी कभी मैंने इस सब को समाप्त करने, अपने भतीजे से बात करने और इसे एक बार और सभी के लिए समाप्त करने के बारे में सोचा। लेकिन मेरे अंदर भी चलते रहने की इच्छा थी, कुछ ऐसा जिसने मुझे उस खतरनाक खेल में बनाए रखा। तो यहाँ हम हैं, मेरी कहानी में आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ें अधिक जटिल, अधिक खतरनाक हो रही हैं। एक दिन जब गैब्रियल काम पर था, मातेओ और मैं घर पर अकेले थे। हमेशा की तरह माहौल इच्छा से भरा हुआ था, लेकिन इस बार हवा में कुछ अलग था, जैसे कि हम दोनों जानते थे कि हम एक खतरनाक रेखा पार कर रहे थे। हम रसोई में थे। मैं दोपहर का भोजन तैयार कर रहा था और वह मेरे करीब था। मातेओ ने खुल्लम खुल्ला तरीके से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। ये एक खतरनाक खेल था जिसे दोनों में से कोई भी रोकने को तैयार नहीं था। लॉरा, आपके पास सब्जियां काटने का एक अद्भुत तरीका है, मातेओ ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। मैंने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की, उसकी प्रगति के आगे हार नहीं मानी, लेकिन उस पल मुझे लगा कि मैं चाहता हूं। मुझे पता था कि हम जो कर रहे थे वह गलत था, कि मेरे पास गैब्रियल था जिसे मैं प्यार करता था, लेकिन मेरे भतीजे मेटियो के लिए मैंने जो आकर्षण महसूस किया था उसके बारे में कुछ अनूठा था। मैथ्यू, हमें रुक जाना चाहिए, मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरे शब्द अस्वीकृति की तुलना में निमंत्रण की तरह लग रहे थे। वह धीरे धीरे पास आया, उसकी आंखें मेरी ओर टिकी थीं। चाकू पकड़ते ही उसके हाथ ने मुझे ब्रश किया। मुझे अपने पेट में एक गांठ महसूस हुई, उत्तेजना और एड्रेनालाइन का मिश्रण। लॉरा, मैं इसे रोक नहीं सकता, वह बड़बड़ाई। उसकी गर्म सांस मेरी त्वचा के खिलाफ ब्रश कर रही थी। हमारे चेहरे एक दूसरे से काफी अलग थे। मुझे पता था कि मैं एक ऐसी रेखा पार कर रहा था जिसे मुझे पार नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा प्रतिरोध टूट रहा था। मेरे शरीर का हर हिस्सा संघर्ष में था, और इससे पहले कि मैं स्पष्ट रूप से सोच पाता, हमारे होंठ मिले। यह एक उग्र चुंबन था, इच्छा और लालसा से भरा था। मुझे पता था कि मैं गैब्रियल को धोखा दे रहा था, कि मैं उसके साथ जो कुछ भी था उसे जोखिम में डाल रहा था, लेकिन उस समय मैं स्पष्ट रूप से नहीं सोच सकता था। हमने जोर से चूमा। मेरे हाथ उससे चिपक गए और उसकी बाहें मेरे चारों ओर कसकर लिपटी हुई थीं। हम दो आत्माएं थीं जो जुनून की गर्मी में खो गई थीं, हमारे कार्यों के परिणामों के बारे में सोचे बिना। अंत में हम अलग हो गए, हाँफते हुए और इच्छा से भरी आंखों के साथ। मैंने मैथ्यू को देखा, मेरा दिल तेज हो गया और मुझे पता था कि पीछे मुड़ने की कोई बात नहीं थी। यह गलत है मैथ्यू, हम इस तरह से नहीं चल सकते, मैंने फुसफुसाकर कहा, लेकिन मेरे शब्द खोखले लग रहे थे, जैसे कि मुझे वास्तव में विश्वास नहीं था कि मैं क्या कह रहा था। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी उग्र दृष्टि अभी भी मुझ पर टिकी हुई थी। मुझे पता है लॉरा, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता।
और उसकी आवाज़ उतनी ही तीव्रता से कांप रही थी